वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता यादविंद्र शर्मा ने विशेष लोक अभियोजक सागर तिवारी से खास बातचीत की। कैसे आखिरकार 17 साल तक ये न्याय की लड़ाई लड़ी गई, इन्हीं तमाम चीजों को यादविंद्र ने बातचीत के दौरान सामने लाए हैं। ये आप भी सुनिए। जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में जिंदा बम जो मिला था, उस पूरे मामले के अंदर 4 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया गया है और मंगलवार को इसमें पूरी सजा का जो है ऐलान किया जाएगा। खुद स्पेशल पी के तौर पर यहाँ पर सागर शर्मा और साथ में एटीएस की जो टीम थी पूरी, हरिप्रसाद जी पूरी टीम में थे। पूरा जॉइंट इनका एक इन्वेस्टिगेशन चली और उसके बाद एक मजबूत चार्जशीट पेश की गई। उसके बाद सभी को दोषी ठहराया गया। स्पेशल पीपी हमारे साथ सागर शर्मा जी, आप बताएंगे सागर जी किस तरह का, तिवारी जी किस तरह का क्या रहा? इसमें मैंने अभी आपको बताया, जो 10 मई 2008 से छर्रे खरीदने की शुरुआत से लेके 11 तारीख को जयपुर में रैकी करने के लिए आना, 12 तारीख को बाटला हाउस में बॉम्ब बनाना, 13 तारीख को फिर से जो रैकी की गई थी उन जगह पे जाके साइकिलें खरीदना, बॉम्ब प्लांट करना और फिर 13 तारीख को शताब्दी से वापस जाना, साहिबाबाद से मेल आना, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट एक दूसरे से। इस तरीके से मामले की शुरुआत हुई और फिर बाटला हाउस के बाद सैफ को अरेस्ट किया जाता है। सैफ से बहुत सारा ऑब्जेक्शनेबल जो बॉम्ब बनाने का मटेरियल होता है, डेटोनेटर वगैरह, टाइमर, घड़ियाँ, ये सब का मिलना, उसके स्टेटमेंट और इसमें और इनके जो लोग आगे डील करते हैं, जो कुछ या भटकल ब्रदर्स हैं, वो उनके स्टेटमेंट और एक अख्तर अब्दुल्ला हड्डी उसके बयान जो वो तेलंगाना में वहाँ वी सत्यनारायण जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनके सामने देना, यहाँ एमपी तिवारी के सामने जो भोपाल सीजेएम थे उनके सामने सैफुर रहमान का अपने मामले को मैं एक्सेप्ट करना और इन सभी बयानों में ये जो 10 मुलजिमान थे एक वही नाम थे, वो रिपीटेडली वही नाम आना, वही जो फर्जी आईडी थी वो ट्रेस होना, मिलना, ये सारे एविडेंस, इस तरह के बहुत सारे एविडेंस है जो हमने कोर्ट के सामने रखे। पहले थे वो तो थे ही और कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो कुछ बिंदु बताए थे उस पर भी हमने जो बाकी रिमेनिंग वर्क था वो सब ने मिलके करके और कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने उस चीज़ को मानते हुए हमारी मेहनत को एंडोर्स किया। जयपुर के बाद काफ़ी जगह ब्लास्ट हुए थे, अन्य जगहों पे भी ब्लास्ट हुए थे, उसमें इनकी भी कॉन्स्पिरेसी रही, तो किस तरह के आधार माना? बिल्कुल सेम वही आधार थे। जयपुर के बाद में आपका गुजरात में ब्लास्ट हुए, दिल्ली में ब्लास्ट हुए, वहाँ भी साइकिलों का इस्तेमाल किया और ये जितने भी ब्लास्ट थे इसमें जो भी एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया था वो एक ही तरह का एक्सप्लोजिव था, इन्हीं लोगों के नाम आए। तो ये तीनों चारों जो ब्लास्ट की घटनाएँ हैं, ये तीनों चारों ब्लास्ट की घटनाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भटकल बंधुओं जो अभी फरार चल रहे हैं, इसके अलावा जो अन्य जो बाकी जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका रही? उनकी वो बराबर के इसमें भागीदार थे, लेकिन अभी कुछ 3 मुलजिम मेरे ख्याल से फरार हैं। 5 मुलजिम इसके, हाँ, और 3 तिहाड़ जेल में कौन से हैं बताओ? अब्दुल्ला अख्तर हड्डी और यासीन भटकल और आरी जुनैद। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो पहले लीक पोल रह गई थी, कई बार साइकिल के फ्रेम मैच नहीं करना, जिन दुकानों से साइकिलें खरीदी गई थी उसमें भी कुछ लीक पोल रहा था कि जो पेश किए गए सबूत के तौर पर वो दूसरी दुकान से पेश किए गए, तो जिसकी वजह से कुछ आरोपियों को बीच में हाईकोर्ट से बरी हो गए। नहीं, इन सभी बिंदुओं की हमने पूर्ति की है और फ्रेम नंबर का तो कोई डिस्प्यूट नहीं था। बेसिकली एक साइकिल, एक अंजू साइकिल करके साइकिल शॉप है, वहाँ से फ्रेम नंबर को लेके कुछ डिस्प्यूट था, तो उसमें बेसिकली उसका वर्जन हमारा ये आया एविडेंस के अंदर कि जब एक साइकिल को असेंबल किया जाता है तो जो लोग असेंबल करते हैं वो उसने नंबर सीधे ना बता के उल्टे बता दिए और वो नंबर साइकिल के बिल में रिकॉर्ड हो गए। एफएसएल से हमने जो फ्रेम नंबर थे और जो बिल पर नंबर थे उन दोनों का एफएसएल कराया, तो एफएसएल से रिपोर्ट आई है कि सब बिल्कुल साइकिल को जब उल्टा पकड़ते हैं तो इस तरीके से नंबर रीड किया जाता है। तो ये एक इस तरह का एक टेक्निकल एरर था, बाकी फ्रेम नंबर वही थे। एफएसएल ने इसको एंडोर्स किया है और जिसने गलत बताए दिनेश महावर, जिन्होंने साइकिल असेंबल की थी, उनके भी अभी इस मामले में 12108 में कोर्ट में स्टेटमेंट कराएं, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। जो जिस कैफ़े से मेल किया गया था मधुकर मिश्रा जो है, उसके भी बयान शायद पिछली बार नहीं हुए थे और उसके बाद नहीं, उसके बाद रजिस्टर भी शायद जब्त नहीं किया था उसको। वहाँ की जो डिटेल थी जो हमारे पास, वो डिटेल अवेलेबल कराई है मधुकर मिश्रा की, उनके बयान भी हमने कराए हैं। बिल बुक से रिलेटेड भी सर कुछ खामियां रह गई थी, साइकिलों की बिल बुक से रिलेटेड भी कुछ खामियां थी, ट्रेनों के टिकटों के दौरान जो बयान जो लिए गए थे जिस बसों से या ट्रेनों से जो आए थे। नहीं, सब चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं। कुछ एक पॉइंट्स थे, जैसे एक वर्जन था हाईकोर्ट का कि भाई आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं लिए, तो इसके लिए हमने जो रेलवे के प्रबंधक हैं उन्हें और जो बस स्टैंड के प्रबंधक हैं उन्हें दोनों को लिखा, तो उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2008 में सीसीटीवी कैमरे ना तो बस स्टैंड पर इंस्टॉल थे ना रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल थे, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज, जब कैमरे ही नहीं थे तो वो लिया जाना संभव भी नहीं था।
चारों आरोपियों के किस तरह के आरोप रहे हैं इसमें? चारों आरोपी क्या क्या जुर्म इन्होंने किया, किस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहे? चारों की भूमिका चारों के चारों आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे। चारों के चारों जो अभी मैंने बताया वो सारे के सारे मैंने सेक्शन कौन से सेक्शंस हैं जिसके तहत? आईपीसी के 120 बी, 121 ए, 153 ए, 307 आईपीसी, ये सब आईपीसी के हैं। और यूएपीए 1967 की सेक्शन 13, सेक्शन 18 और एक्सप्लोजिव सब्सटेंट एक्ट 1908 की धारा 4, 5, 6 ये सब सेक्शन रहे हैं। एक चीज़ और सर, इसमें सजा का किस तरह का प्रावधान है? सभी सजा इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास तक का है, एलआई तक का है कुछ सेक्शंस के अंदर। मिनिमम 5 साल भी है, आजीवन कारावास मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट है। अब पनिशमेंट पे अभी 8 तारीख है मंगलवार को, तो लेट कोर्ट डिसाइड व्हाट विल हैपन ऑन द पॉइंट ऑफ पनिशमेंट। बाकी दो को कस्टडी में ले लिया। हाँ, बाकी दो को कस्टडी में ले लिया। चारों मुलजिमान जो अभी ट्रायल चल रहा था कस्टडी में। तो बिल्कुल ये थे सागर तिवारी जो कि स्पेशल पीपी थे, जो बता रहे थे कि चारों आरोपियों को जो है वह कस्टडी में ले लिया गया है। अब जो सजा का जो ऐलान है वो मंगलवार को किया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस जयपुर।